तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हमने औद्योगिकरण के क्षेत्र में शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा था। औद्योगिकरण के क्षेत्र के अंदर शिक्षा के बारे के अंदर तो आज हम जो बच्चे हम पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद एवं शिक्षा के बारे में। उसके बारे में पढ़ेंगे हम राष्ट्र राज्य और शिक्षा के बारे में। बच्चों देखिए, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद यानी आधुनिक विश्व की ये तीन मुख्य रूप से विशेषताएं, यानी आधुनिक विश्व आधुनिक वर्ल्ड के जो निर्माण में ये तीन चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के अंदर देखिए कि मध्यकाल में जो राज्य गठित हुए थे वे किसी राजघराने या सम्राट के वर्चस्व के आधार पर बने थे। जैसे भारत में मुगल शासन है, चीन में मातु साम्राज्य है, ईरान में सफविया, यूरोप में हैब्सबर्ग साम्राज्य। तो इनके माध्यम से जो देखा गया, तो इनके माध्यम से ये देखा गया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी आप कह सकते हो कि तानाशाही व्यवस्था थी। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद एवं शिक्षा जब इस क्षेत्र के बारे में सोचा जाने लगा, तो लोगों ने, जो लोग थे उस समय, ये साम्राज्य के प्रति उनकी भक्ति थी और उनके अंतर्गत काम करते थे। यानी आप कह सकते थे कि उस समय जो राजा महाराजा थे, उनका शासन था, उनका प्रमुख जो उद्देश्य होता था कि अपना वर्चस्व किस प्रकार कायम किया जा सके और किस प्रकार लोगों पर शासन किया जा सके। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए राजा महाराजा के प्रति वफादारी, उनके बीच किसी प्रकार की भावात्मक या एकात्मक की अपेक्षा नहीं थी। इसलिए आधुनिक राष्ट्र राज्य नागरिकों की तो राष्ट्र राज्य निर्माण के बारे में, आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ा। तो देखिए, तो आधुनिक जो राज्य निर्माण में आप कह सकते हो कि पुरानी जो शासन व्यवस्था के बाद नई शासन व्यवस्था में राष्ट्र राज्य जो था उसकी मुख्य भूमिका थी। उसके बाद देखिए कि सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा का जो विशेष महत्व रहा। जहां भी राष्ट्र राज्य स्थापित हुए, ये देखा गया कि वहां के राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया और विद्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय इतिहास, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्र के प्रति निष्ठा को फैलाया गया। तो कहने का मतलब कि आधुनिक जो लोकतंत्र विश्व के अंदर, आधुनिक जो लोकतंत्र की विश्व की जो नींव रखी गई, उसमें हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, संविधान, एकता, देश के प्रति निष्ठा, यानी इनके प्रति जो बहुत बड़ी मुख्य भूमिका ये रही थी कि किस प्रकार किया जाए, कैसे करना है। लेकिन राष्ट्र राज्यों में बहुत सी विभिन्नताएं थी। कई राष्ट्र की अवधारणा अधिक उदार सोच पर आधारित है, तो कहीं पर संकुचित सोच, कट्टरवाद, दूसरों के प्रति द्वेष से प्रेरित है। तो इस विभिन्नता के प्रभाव इन देशों की सार्वजनिक जो शिक्षा थी उसकी देखरेख क्या थी, जरूरी थी उसकी देखरेख। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो विश्व के अंदर राष्ट्र राज्य का जो निर्माण हुआ, उसमें लोगों ने एकता के माध्यम से, राष्ट्र के प्रति निष्ठा के माध्यम से और सार्वजनिक शिक्षा के प्रति उनकी जो सोच, जो उनके विचार थे, उनमें परिवर्तन आया। अब आता है
आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय। अब देखिए बच्चों कि 15वीं सदी तक यूरोप में क्या था, सामंतीवाद राज्य थे, जिनकी सीमाएं राजघरानों की सैन्य शक्ति के अनुरूप बदलती रहती थी। पूरे पश्चिमी यूरोप पर ईसाई धर्म यानी पोप का वर्चस्व था। तो पोप को जानते हो किसे कहते हैं? ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उनके सबसे बड़ा जो गुरु माना जाता है वो कौन होता है? पोप। और राजनीतिक जो घराने थे उनकी सैन्य अनुरूप जो व्यवस्था थी वो भी बदल रही थी। यानी पोप का वर्चस्व था और राजनीतिक रूप से सारे राज्यों को पवित्र रोमन साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। रोमन राज्य पोप का धर्म के अंतर्गत ही नहीं बल्कि राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें भी हद से बढ़ने लगा। 16वीं सदी में डच भाषा बोलने वाले हॉलैंड देश के लोग और अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लैंड के राजा ने पोप और रोमन साम्राज्य से अपने आप को अलग कर लिया। वे चाहते थे कि उनके देश संबंधी निर्णय वे ही स्वतंत्र रूप से ले। इस विचार को उन देशों के लोगों का आम समर्थन मिला और इसे आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत माना गया। यानी 15वीं सदी के अंदर यूरोप के सामंतवादी जो व्यवस्था थी, सैन्य शक्ति जो थी वो उनके अनुसार ही शासन व्यवस्था थी। और ईसाई धर्म के जो पोप गुरु था उसका धार्मिक और राजनीतिक दोनों में हस्तक्षेप था। और 16वीं सदी के अंदर जब ये देखा गया, कई देश ऐसे थे जैसे डच बोलने वाले हॉलैंड के लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने पोप और रोमन साम्राज्य में अपने आप को अलग कर लिया और वे चाहते थे कि देश के अंदर क्या हो, सभी निर्णय स्वतंत्र हो, जनता की सहमति हो, उसी के अनुसार ही लिए जाए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इन देशों के जो विचार किया था, इन देशों के विचार को लोगों का भी क्या था, समर्थन मिला। और लोगों का समर्थन मिलने के बाद इसे आधुनिक राष्ट्रवाद माना गया। यानी लोगों ने राष्ट्र और देश के प्रति अपने विचार दिए और कई देशों ने इसको स्वीकार भी किया। हॉलैंड में तो इसके साथ साथ लोगों का क्या मिला, समर्थन मिला। तो इससे हम कह सकते हैं इसे राष्ट्रीयवाद की एक अच्छी शुरुआत हुई और एक सीमित लोकतंत्र की स्थापना हुई है। हॉलैंड के अंदर तो स्वतंत्र लोकतंत्र व्यापक रूप में और इंग्लैंड में सीमित लोकतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड में राजा की निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध वहां के प्रजा ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध करना शुरू कर दिया और वहां 17वीं सदी के अंत तक सीमित लोकतंत्र और चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन की प्रणाली शुरू हो गई। और इस तरह लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों साथ साथ विकसित हुए। ये संभावित भी था क्योंकि राष्ट्र राज्य में नागरिकों की सक्रिय भूमिका बढ़ती गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति, यानी देश, कौन से देश, हॉलैंड और इंग्लैंड ने, इन्होंने रोमन साम्राज्य से आपको बताया क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया और लोगों ने भी इसका समर्थन किया। वो पोप के अधिकारों से, यानी पोप जो था जिसका धर्म के साथ साथ राजनीतिक में हस्तक्षेप था, रोमन साम्राज्य का हस्तक्षेप था, तो उनको अलग करने के बाद अपने स्वतंत्र राज्य की जब स्थापना के लिए बढ़े तो लोगों का समर्थन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 17वीं जो सदी में निरंकुश शासन के प्रति 17वीं सदी के अंदर क्या हुआ कि लोकतंत्र द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली शुरू हो गई। और इस तरह लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों क्या साथ साथ विकसित हुए। राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना, भक्ति, निष्ठा रही और लोकतंत्र यानी जनता का शासन स्थापित हुआ। तो ये संभावित था क्योंकि राष्ट्र राज्य में नागरिकों की सक्रिय भूमिका निहित है। यानी ये राष्ट्र राज्य जो थे उनमें नागरिकों की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। तो इसलिए आधुनिक जो लोकतंत्र था उसकी विश्व में नींव पड़ी और बड़े स्तर पर अन्य देशों में भी इसका बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। अब देखिए क्या हुआ, हमने इंग्लैंड और हॉलैंड की बात की, तो उसके बाद आता है कि जब
जब 1789 यानी 1789 के अंदर फ्रांस में राजा के खिलाफ क्रांति हुई, तो उस राजशाही के विरुद्ध राष्ट्र का विद्रोह माना गया। यह राष्ट्र से तात्पर्य था कि संगठित व सक्रिय नागरिक जो अपने साझे हित के लिए राज्य चलाना चाहते हैं। तो 1889 के अंदर अब फ्रांस का राजा क्या था? तानाशाही था, राजशाही। तो उसको राष्ट्र का विद्रोह माना गया और लोगों ने राष्ट्रवाद के नारे लगाए जाने लगे। और राष्ट्रवाद का यहाँ मतलब उन लोगों का था कि संगठित और सक्रिय होकर हम नागरिक लोग अपने जो समय के सभी के जो अधिकार हैं, उनके हित हैं, उसके अनुसार ही राज्य को चलना चाहिए। इस तरह एक नया राष्ट्रवाद उभरा जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से कई नई लहर ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया और पुराने राजघरानों के विरुद्ध राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का झंडा लहराया जाने लगा। यानी लोग इस तरह से क्या लगने जुड़ने लगे राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों ने कहा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए जी, आजादी चाहिए, बंधुता, लोकतंत्र। इसी के आधार पे ही उन्होंने राष्ट्रवाद का आंदोलन चलाया कि आजादी होनी चाहिए, हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, तो इस क्रांति के प्रभाव से एक नई लहर पूरे यूरोप को, यानी पूरे यूरोप महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। कहने का मतलब कि सभी लोगों के, यूरोपवासी जो थे, उन सभी लोगों के मन में अपने देश में स्वतंत्रता, समानता, आजादी, लोकतंत्र के आंदोलन होने लगे और पुराने राजघरानों के विरुद्ध राष्ट्रवाद और राष्ट्रध्वज लहराया गया। यानी राज्यों को शासन छोड़ने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया और लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। तो अब देखिए कि लोकतंत्र का जो राष्ट्रवाद जो था, राष्ट्रवाद को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पर्याय माना गया कि किसी देश का जो राष्ट्रवाद अच्छा और तभी कामयाब हो सकता है जब, तभी कामयाब हो सकता है क्या, कब? जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र भी होने चाहिए, तो ही राष्ट्रवाद को बल मिलेगा। तो इससे पूर्व कुछ इसी तरह का राष्ट्रवाद संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला, जिसके फलस्वरूप 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बगावत करके स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो देखिए कि अमेरिका भी इंग्लैंड का औपनिवेशिक था, कि इंग्लैंड का क्या था? औपनिवेशिक था। जैसे 1947 से पहले भारत था, यानी जिस प्रकार भारत का शोषण होता था उसी प्रकार अमेरिका का भी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक शोषण किया गया था। तो राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त कर ली अमेरिका ने, कब? 1776 में इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड या फ्रांस या वहां के राष्ट्र अपने आप नहीं बने, वहां के तरीकों से निर्मित किया गया। जो देश राष्ट्र बन गए थे उन सभी में निम्न छोटे छोटे समुदाय थे जो अपनी विशिष्ट भाषा या संस्कृति या भौगोलिक विशेषता के कारण, भौगोलिक विशेषता के कारण बड़े राष्ट्र से अपने आप को अलग महसूस करते थे। और वास्तव में ही राष्ट्रीय भावना तो एक छोटे से बुद्धिजीवी समूह में भी उपस्थित थी। वे ही उस मानक राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करते थे। उन्होंने कई तरह से ऐसे प्रयास करके उन सभी समुदायों को राष्ट्रीय भावना और पहचान के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। अक्सर उन्हें नए उभरे हुए उद्योगपतियों का भी समर्थन मिला, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें अपने उत्पादन के लिए सुरक्षित बाजार मिले। वे चाहते थे कि छोटी रियासतों की जगह ऐसे राष्ट्र राज्य निर्माण हो जिनके अंदर बोरोटोक व्यापार हो सके, यानी बे रोक टोक व्यापार हो सके, और एक मुद्रा, एक मानक तोल और एक कर व्यवस्था हो। तो इसी प्रकार वे चाहते थे कि राष्ट्र राज्य ये सुनिश्चित करे कि दूसरे देशों के उत्पादन आसानी से आयात में हो, ताकि उनके देश और अपने देश का बाजार सुरक्षित रहे। वह राष्ट्रीय बाजार का निर्माण, यानी राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना चाहते थे।
राष्ट्र बाजार का निर्माण करना चाहते थे। तो 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में रूढ़िवादियों का वर्षाव बना और राष्ट्रवाद की एक ऐसी संकुचित धारा उभरी कि इस धारा ने राष्ट्र को किसी वैचारिक साझेपन की जगह भाषा, जातीय या धर्म के आधार पर परिभाषित किया और अल्पसंख्यकों को उस राष्ट्र के बाहर कर दिया। कुछ हद तक इस तरह का विचार जो पहले भी मौजूद था, जैसे फ्रांसीसी राष्ट्र में फ्रांसीसी भाषा को अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन उस 19वीं सदी के अंत तक आते आते संकुचित राष्ट्रवाद की भावना ने जड़ पकड़ ली और इसका भीषण परिणाम प्रथम विश्व युद्ध था और दूसरा था हिटलर का नाजीवाद। संयोगवश 19वीं सदी के में भारत में राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ और तब हमारे नेता ये पहचान गए कि अगर भारत में राष्ट्रवाद विकसित करना है तो हमें संकुचित राष्ट्रवाद की जगह उदार राष्ट्रवाद को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 19वीं सदी से पहले जो राष्ट्रवाद जाति, धर्म और भाषा के आधार पर था, उस राष्ट्रवाद से अपने देश को अधिक महत्व दिया जाने लगा तो अल्पसंख्यकों के लिए खतरा हो गया था। तो इसलिए 19वीं सदी में जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद का हमारा जो उद्देश्य था वो संकुचित के स्थान पर हमने उदार राष्ट्रवाद को अपनाने पर जोर दिया। क्योंकि भारतीय नेता उस समय ये जानते थे कि वो इस चीज को समझते थे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में कोई एक पहचान या धर्म या भाषा या जातीयता हो राष्ट्र का निर्णय नहीं हो सकता। यानी एक धर्म, भाषा, जाति का अगर हो तो उससे क्या होगा, राष्ट्र के निर्णय नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग रह रहे थे भारत में। तो यूरोप की तरह भारत में भी राष्ट्रवाद एक छोटे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जन सामान्य के बीच फैला। यहाँ भी लोकतंत्र के आधार पर छोटी रियासतों के विलय की मांग उठी थी। भारत में भी राष्ट्रीय बाजार बनने की बात हुई। आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी उत्पादनों के उपयोग और विदेशी चीजों के बहिष्कार की बात की गई थी। इन सब के लिए भारत में राष्ट्र राज्य स्थापित करना जरूरी था ताकि भारत के नागरिक अपने निर्णय समय ले सके। तो 19वीं सदी के अंदर क्या हुआ, बड़े स्तर पर ऐसे काम होने लगे और इन चीजों को देखते हुए कि ये देखा गया कि भारत में राष्ट्र जो राज्य की स्थापना करनी जरूरी थी ताकि भारत के नागरिक अपने निर्णय समय ले सके। यानी लोकतंत्र की स्थापना होगी, बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के आधार पर हमारे देश की संविधान की स्थापना होगी जिसमें सभी लोगों को समानता और एक ही दृष्टि से देखा जाएगा। यानी अपने देश का कोई समय का अपना धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देगा। तो इस चीज पर अधिक जोर दिया गया था। अब उसके बाद आता कि राष्ट्र क्या है। अब देखिए कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद की सुस्पष्ट और सर्वमान्य एक परिभाषा देना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हम कुछ सामान्य बातों से कह सकते हैं परिवार, जाति, कबीला, खून के रिश्ते आधारित समूह का जो दायरा सीमित होता है, जबकि राष्ट्र एक वर्ग समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। 19वीं सदी में जब यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन पुरजोर पे थे तब कई विद्वानों ने राष्ट्र को समझने का प्रयास किया। वह राष्ट्र केवल भावनाओं पर आधारित है। क्या कि राष्ट्र क्या है, भावनाओं पर आधारित है या उसका कोई भी वस्तुनिष्ठ आधार हो सकता है। जिससे क्या इसका आधार धर्म, भौगोलिकता, जातीयता या भाषा हो सकती है। तो देखिए आधार क्या माना गया, जैसे धर्म है, भौगोलिकता है, जातीयता है या भाषा हो सकती है। लेकिन फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनेन 1823 से 1892 तक यानी 1882 के अंदर अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो उनके द्वारा कहा गया, किनके द्वारा, फ्रांसीसी जो दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेने, कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करने और
आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की ये सबसे जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी व व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरी भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। यानी देखिए कि उसका कहने का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है, लोगों की इच्छा शक्ति, उनका इतिहास, उनका गौरव, लोगों का समूह, ये चीजें होना बहुत जरूरी है किसी राष्ट्र के निर्माण में। और राष्ट्र अपने आप में एक बहुत ही बड़ा व्यापक रूप है एकता का। यानी एक बहुत बड़ा राष्ट्र क्या है? व्यापक रूप किस चीज का है? एकता है, एकता का है। वहां जनमत संग्रह है। ऐसी चीजें राष्ट्र के लिए आवश्यक है और होती भी है। और ये बात जरूरी है कि उनकी स्वतंत्रता की भी गारंटी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र, समानता, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार, जनमत संग्रह यानी जनता के मत का सम्मान, ये सारी चीजें, इसके साथ आजादी, इन सभी को ही फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने क्या माना है? आधार माना है। किस चीज का? राष्ट्र का। तो देखिए रेने की इस परिभाषा में हम देख सकते हैं कि भावनात्मक एकता को महत्व दिया गया है। अतीत के बारे में साझा गर्व, वर्तमान में साझा इरादा और एकता की भावना, उनके अनुसार इनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। वे ये भी कहते हैं कि राष्ट्र एक सतत जनमत संग्रह है। यानी राष्ट्र तब तक अस्तित्व में रह सकता है जब तक वहां के लोग चाहते हैं। जैसे ही लोगों में ये साझेपन की भावना टूटती है, राष्ट्र भी टूट जाता है। तो रेने ने यह भी कहा है कि राष्ट्र का होना लोगों की स्वतंत्रता की गारंटी है। यानी साझे विचारों से युक्त संगठित लोग किसी भी तानाशाही या मनमानी नहीं सहेंगे और ना ही वे उसे चलने देंगे। यानी हम कह सकते हैं ये लोकतंत्र जनतंत्र के समर्थक है। लोगों की सहमति से ही शासन किया जा सकता है, इसी के आधार बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि रेने की परिभाषा जो थी उसके आधार पर भावना व विचारों को प्रधानता दी गई है। कई लोग इस सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने मानता है राष्ट्र के निर्माण में विशेष समूह द्वारा जिनकी समान भाषा हो, उनका होना जरूरी